ये वाला क्वेश्चन किए थे हम लोग, ठीक है, ये सब तो हो गया था। अगला क्वेश्चन ये था कि एन आयरन बार falling through a hollow region of a thick cylindrical shell made of copper experiences a retarding force। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल शेल है, तो शेल का मतलब होता है कि जो अंदर से खोखला है। सिलिंड्रिकल शेल मतलब ऐसा शेल होगा, थोड़ा मोटा है, ये इतना पतला नहीं है, कॉपर का बना है। और एक आयरन बार को जब हमने इसके ऊपर से ड्रॉप किया, फॉल कराया, तो इसने एक रिटार्डिंग फोर्स महसूस किया। देखिए, यूँ देखा जाए तो किसी भी चीज़ को अगर आप छोड़ते हैं तो वो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है, लेकिन ये जो है ये रिटार्डिंग फोर्स महसूस कर रहा है, का मतलब हुआ कि ये जी एक्सेलरेशन से कम एक्सेलरेशन से गिर रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये बोल रहा है व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ आयरन बार। आप इसके नेचर के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि ये एक मैग्नेट होगा। ये आयरन बार कोई मामूली आयरन बार नहीं है, ये तो एक बार मैग्नेट है, क्योंकि एक मैग्नेट ही होता है जिसको अगर हम किसी लूप के ऊपर फॉल कराएं, बोलिए, तो उसका एक्सेलरेशन जी से कम होता है। सवाल है कि हम इसको भी लूप मानेंगे क्या? अरे भाई, एक छोड़िए ना, इसमें तो इनफाइनाइट लूप्स है। इसमें तो आप जहां ढूंढिएगा आपको लूप मिलेगा। तो जब ये अंदर आएगा तो हर लूप का फ्लक्स चेंज होगा, यानी हर लूप जो है वो अपने अंदर करंट पैदा करेगा। आगे चल के पढ़ेंगे, इसको हम लोग एडी करंट बोलते हैं। एडी आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। EDDY होता है वो, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला इसका कि नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। आप जो भी कर रहे हैं मत करिए, ठीक है। ये दो बार इग्नोर कर चुका हूं मैं। क्या कंक्लूजन निकला? बार मैग्नेट है, ये हो गया। कह रहा है कि टू स्फेरिकल बॉब्स, एक है मेटल का और एक है ग्लास का। मैंने दो बॉल है, एक मेटल का बना है, ग्लास का बना है, और दोनों को शायद, अच्छा दोनों का साइज सेम है, आर अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द सेम हाइट अबव द ग्राउंड। जमीन से एकदम सेम हाइट से हमने दोनों को छोड़ दिया। कहता है कौन पहले गिरेगा? पूछ रहा है विच ऑफ द टू वुड रीच अर्लियर एंड वाई। आपको ये भी बताना है कौन पहले गिरेगा और क्यों गिरेगा, ये भी आपको बताना है। ग्लास वाला पहले गिर जाएगा और जो मेटल का बना हुआ है वो बाद में गिरेगा। ऐसा क्यों? हाउ? ऐसा क्यों होगा? ग्लास वाला पहले गिर जाएगा और मेटल वाला बाद में क्यों गिरेगा, जबकि दोनों का साइज सेम है? दोनों को सेम हाइट से हमने गिराया है। और तुम बोलेगा हाँ, ग्लास इंसुलेटर है, ठीक है। या यूं कहें कि सर वो इंसुलेटर है तो उसमें करंट ही पैदा नहीं होगा। जब करंट ही पैदा नहीं होगा तो वो कभी मैग्नेट बनेगा ही नहीं, यानी उस पर फोर्स लगेगा तो बस ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो जी से गिरेगा। लेकिन सर जो मेटल वाला है उसके अंदर तो करंट पैदा हो जाएगा, और अगर करंट पैदा हो गया तो हाँ, जाहिर सी बात है कि ठीक है, करंट पैदा होगा, ठीक है, तो वो एक मैग्नेट बनेगा। और करंट पैदा ही होता है मोशन का अपोज करने के लिए, यानी अब वो थोड़ा धीरे धीरे गिरेगा तो लेट से पहुंचेगा, तो जल्दी वो ग्लास वाला। लेकिन एक बात है, बैठो, इसमें कहीं इस बात का जिक्र है क्या कि इन लोगों को मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फॉल कराया है? अरे पिछले क्वेश्चन में तो था कि एक सिलेंडर था, इस बात का कहीं जिक्र है? तो जिक्र नहीं है तो क्या है? ग्राउंड तो बोला ना ये। अरे कहाँ गया? अरे कहीं तो, अच्छा ये देखिए, ग्राउंड तो बोला ना। और आप जानते हैं कि धरती का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि यूनिफॉर्म नहीं होता है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है नहीं, कहीं ज्यादा होगा तो कहीं, आप देखे होंगे फील्ड लाइंस कहीं डेंसर होती है तो कहीं रेयरर होती हैं। वैसे ही धरती भी एक बार मैग्नेट की तरह, एक बहुत विशाल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो धरती का भी मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम नहीं है। कंफर्म है कि जो यहाँ होगा वो यहाँ नहीं होगा। तो जैसे ही ये बॉल नीचे आया ना, तो कंफर्म है कि उसके अंदर एंटर करने वाले फील्ड लाइंस की संख्या या तो बढ़ेंगी, नहीं तो वो डिपेंड करेगा, वो कभी बढ़ता भी है तो कभी घटता भी है। आप समझ रहे हैं?
हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि चूंकि मेटेलिक बॉल जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलिए ना। और करंट पैदा होगा तो क्या होगा उसमें? अच्छा, ऐसे इसको दूसरे हिसाब से बताइए। करंट पैदा होगा तो इससे उसमें से होके हीट एनर्जी रिलीज होगी, और वो हीट एनर्जी कहां से आएगी? कौन सी एनर्जी है जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी। यानी हीट एनर्जी, हाँ बोल सकते हैं कि इसमें करंट पैदा होगा और तब बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेटेलिक बॉल की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। जबकि ग्लास बॉल जो है उसमें करंट पैदा, फ्लक्स उसके अंदर भी चेंज हो रहा है, लेकिन वो तो मेटल का बना हुआ नहीं ना है, करंट पैदा नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, और ये जी एक्सेलरेशन से ही गिरेगा, यानी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से गिरेगा तो जल्दी गिर जाएगा। आप इसको अपने लैंग्वेज में अपना लिख लीजिएगा समझ के। आगे बढ़ें। हाँ, तो देख रहे हो कितना, मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं था। नहीं, कौन पहले गिरेगा वो तो खैर बात की बात है, आपको ये भी बताना है क्यों पहले गिरेगा, ये भी तो समझाना है, तब आपको ये 1 नंबर देगा। ठीक है। अब इसी बीच बिहार बोर्ड आया, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? एनर्जी। ये हमने देखा था ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो नेगेटिव। तुम्हारा पहला क्लास है क्या? स्कूलिंग है कि नॉन स्कूलिंग है? विच स्कूल? अच्छा, तुम ही बात किए थे क्या? तुम बात नहीं किया था? हैं? सेकंड क्लास कैसे? तो कल कहाँ था? अच्छा, परसों आए थे। कहाँ बैठे थे? अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। परसों अंधेरा था ना, परसों अंधेरा था। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। तो ये तुमको समझ में आ रहा है? हैं? कोशिश कर रहा है कि समझ में आ ही जाए। ए रे, तुम लोग शांत रहेगा। कोशिश कर रहे हो तो, लेकिन क्या लग रहा है? कोशिश कर रहे हो तो मतलब लग रहा है कि समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपको पहले हमसे मिलना चाहिए ना कि सर हम, मेरा पहला क्लास है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा दूसरा क्लास है तो कम से कम तुम कोशिश भी तो कर रहे हो ना। बाकी इन लोगों से पूछना ना। ये लोग कब का छोड़ दिया है। चलिए कोई बात नहीं। इंड्यूस्ड ईएमएफ हम जानते हैं, फैराडे लॉ में हमने पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। और ये मैंने आपको 11th क्लास में बताया है ना? क्या बताया है? देख लो, बोल रहा है यस सर। क्या बताया? अब तुम बताओ कि मैंने क्या बताया है, बोलो। हाँ, 11th क्लास में मैंने बताया है, तू थोड़ा जोर से बोलो। कभी भी हम कोई भी रेट पढ़ेंगे हमेशा 2 टाइप का पढ़ेंगे, 2 टाइप का पढ़ेंगे। एक होगा एवरेज और एक होगा इंस्टेंट। जैसे आपको याद होगा कि वेलोसिटी जब हमने पहली बार पढ़ा था तो वेलोसिटी होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने वो भी 2 टाइप का पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन भी तो एक रेट ऑफ चेंज है, वो भी 2 टाइप का पढ़ा था, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आज हम लोग ईएमएफ पढ़ रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ रहे हैं, और ये भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? फ्लक्स। हालांकि मतलब उसका नेगेटिव होता है। तो ये भी 2 टाइप का होगा, एवरेज ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और वो 11th क्लास में तो मैंने खूब बढ़िया से समझाया था कि एवरेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, मैंने समझाया था। कोई एक आदमी, भला आदमी, जो बताए कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? यही बकवास तुम उस समय भी कर रहे थे।
क्या मतलब होता है एवरेज का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? कोई आदमी हाथ उठा के बताओ। सवेरे में तो फिर भी कुछ लोग हाथ उठा दिए थे। सब गजनी के खानदान का है सभी। अरे कोई भी एक आदमी हाथ उठा के बताओ ना। हाँ बताओ। बैठ जा। हाँ। ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एवरेज निकालने का तरीका है। दिस इज नॉट द मतलब ऑफ एवरेज। क्या मतलब होता है एवरेज का? रहने दो, जब नहीं याद है तो रहने दिया जाए। हम लोग अब डायरेक्ट अब क्या बता दें? हम क्या बता दें? क्या बता दें? दस रुपए दो, सब बताते हैं। 11th क्लास में ये मैंने जब बताया था और आज तुमको याद नहीं है, हैं? तो नहीं तो तुम ना नहीं था, बाकी लोग था ना। बाकी लोग था, उनको बताना चाहिए। चलो छोड़ो, हटाओ। अब वो तुम सस्पेंस रखो। नहीं बताएंगे। एवरेज जो है वो हमेशा एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में देखा जाता है। फाइनाइट टाइम इंटरवल का मतलब हुआ, फाइनाइट टाइम इंटरवल का मतलब हुआ कि 10 सेकंड, 50 सेकंड, 2 सेकंड, 10 घंटा, 20 घंटा, 5 साल, 10 साल का टाइम इंटरवल देगा, तो उसमें निकलता है एवरेज। और इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ एट एन इंस्टेंट, जस्ट इस समय बताइए कितना है, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, चलिए अब याद क्या दिलाऊं मैं तुमको तो कुछ याद ही नहीं है। एवरेज जब भी लिखते हैं हम लोग तो डेल्टा समथिंग बाई डेल्टा टी लिखा जाता है। जैसे आपको याद होगा जब हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी लिखा था, तो एक्चुअली वेलोसिटी होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना, तो वो होता था डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। बोलो। एवरेज एक्सेलरेशन जब हमको देखना था, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना है, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। मैंने बोला था, ये 11th क्लास में मैंने बहुत बढ़िया से तुमको समझाया था। कहा था जब भी जीवन में एवरेज मिलेगा, मैंने फिजिक्स में, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा समथिंग बाई डेल्टा टी, जिसमें समथिंग जिस चीज का ये रेट है वो होगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रेट है तो समथिंग की जगह डिस्प्लेसमेंट आएगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है तो समथिंग की जगह वेलोसिटी आएगा। अरे बोलो ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ठीक उसी तरीके से एवरेज ईएमएफ निकालना है, तो पहले तो याद रखना कि एवरेज के लिए हम लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर किसी चीज को ऐसे ब्रैकेट में डाला गया है, इसका मतलब हुआ कि आप इसकी कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं? एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, एवरेज लिखने के लिए हम लोग डेल्टा समथिंग ना डेल्टा टी करते हैं। तो बताइए ईएमएफ किस चीज का रेट ऑफ चेंज है? फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है। तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। समझा ही नहीं रहे तुम लोग, लेकिन बस सामने आ जाता है एक, और ये माइनस आता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। माइनस कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो समय के साथ चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। सही है, लेकिन जब बात इंस्टेंटेनियस की होती है, कोई साइन वाइन अलग से लगाने की जरूरत, आप सिर्फ ई लिख रहे हैं का मतलब ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ही है। आप सिर्फ वी लिख रहे हैं मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। आप सिर्फ ए लिख रहे हैं मतलब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। और इसमें डी समथिंग बाई डी टी होता है। एवरेज में तो डेल्टा समथिंग बाई डेल्टा टी ना होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? डी समथिंग बाई डी टी होता है। तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। क्लियर है? तो ये हमेशा यूज होता है, आगे भी चल के हम बहुत जगह इसको और भी देखने वाले हैं। जब भी एवरेज आएगा डेल्टा डेल्टा, जब भी इंस्टेंटेनियस आएगा डी डी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ
फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका क्या मतलब हुआ? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ना, लेकिन इसको ना हम लोग हाँ T2 माइनस T1 बोलेंगे, तो ये टोटल टाइम टेकन है एक्चुअली। तो ऊपरवा में आता है चेंज इन क्या? चेंज इन फ्लक्स। अब बाबू नीचे में आ जाएगा टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम क्या टेकन, कितना समय लगा है वो आपको लिखना होगा। अरे बोलिए ना। और वो तो खैर d5/dt तो रहेगा ही, सही है। तो ये तो क्लियर तभी होगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। आइए एग्जाम्पल्स करते हैं। लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। नीट सन 2019, 800 टर्न कोयल ऑफ इफेक्टिव एरिया कितना? इतना इज केप्ट परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। सुन भी रहे हो? कहानी कुछ यूं है कि 800 टर्न का एक कोयल है। बोलो बाबू। हाँ, अरे बोलो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया जो मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल के एकदम परपेंडिकुलर है। कोयल के परपेंडिकुलर का मतलब तुम समझ रहे हो ना? इफ दिस इज द कोयल, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड? ऐसा, तब ना हम बोलेंगे कि ये इसके परपेंडिकुलर है। हाँ, एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा, लेकिन कोयल के तो परपेंडिकुलर ना है, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम इधर लेंगे। तरीके समझ रहे हो? हाँ चलो ठीक है, मतलब इतना सब। अब मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है कितना? 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला दे दिया। इस बेचारे का एरिया भी दे दिया, सब दे दिया। When the plane of the coil is rotated by 90 डिग्री, ओहो हो, यानी अब इसको हम 90 डिग्री घुमा दे रहे हैं। तो 90 डिग्री घुमा दोगे तो आपका नया वाला सिचुएशन कैसा बन जाएगा? अब वो तो बिल्कुल ऐसा ना बन गया जी, अब तो समझ ही नहीं रहे हैं। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा इतना बताइए, 90 डिग्री घुमाने से इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ होगा कि नहीं? एकदम हुआ होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा कि नहीं? वो भी हुआ होगा। जरूर ये तुमसे एवरेज ईएमएफ पूछेगा। आगे बढ़ो। कह रहा है अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस इन कितना? 0.1 सेकंड का टाइम, सॉरी 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल ने दे दिया। तो हम यहां से एवरेज निकाल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं? टाइम इंटरवल दे दिया तो हम लोग यहां से निकालेंगे एवरेज। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोयल विल बी, तो हम निकालेंगे एवरेज ईएमएफ, और जो कि होगा माइनस ΔΦ/ΔT। तो माइनस ΔΦ का मतलब हुआ फाइनल फ्लक्स माइनस क्या, और ΔT का मतलब टोटल टाइम टेकन। अब बाबू टोटल टाइम टेकन कितना है? 0.1 है। क्या बोलते हो? अब बस फाइनल फ्लक्स निकालो और इनिशियल फ्लक्स निकालो। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। अरे कुछ तो बोलो यार। तो बताओ फाइनल, सॉरी पहले तो इनिशियल फ्लक्स बताओ कितना? n की जगह 800, अरे n की जगह कितना? b की जगह 5 × 10⁻⁻5। नहीं ना समझ में आया? NB एरिया कितना है? 0.05 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट एरिया दे दिया है। अगर ये जेई मेन होता है, एडवांस होता है, ये सब होता तो तुमको रेडियस देखता था कि एरिया तुम खुद से निकाल। नीट है, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करता है कि ये तुमको आता है कि नहीं। बाकी कैलकुलेशन में ये तुमको नहीं परेशान करेगा। NBA cos थीटा, 1 मिनट रुकिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं और एरिया वेक्टर भी तो इधर ही ना होता है। क्या ऐसा जो लग रहा है जैसे एकदम नया बात सुन रहे हो? अरे एरिया वेक्टर भी तो इधर ना होगा। तो cos कितना डिग्री? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री? इट्स 1। तो क्या मैं डायरेक्ट 1 लिखूं? काहे का 1 लिखूं? 1 लिखने से क्या हो जाएगा? छोड़ दिया जाए। तो अभी बताइए तो मिला जुला के यहाँ टोटल कितना आ गया? तो ये देखिए 50 25, अब 25 8 200। बोलो, देख रहे हो परेशान कर दिया ना। हम सोचे थे कि 2 आ रहा है, नीचे में उधर 0.1 है ना। और अच्छा ना, तो अच्छा ठीक है बता दो, पहले बता दो, बाद में देखेंगे हम क्या सोच रहे थे।
बता ना दो, तुम ही बता दो, क्या हमसे अब कैलकुलेट करवाओ, बोलो बोलिए। अरे आंसर मत ना बताइए, ये बताइए ना कितना आ रहा है। अच्छा चलिए मैं ही बता देता हूँ। 50 25 आप 25 अठे 200, लेकिन डेसिमल तो पूरे का आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 गुना, बोलो आई 2 को 0 यहाँ है। हाँ 10 टू दी पावर कितना, -3, ये आएगा फाइनल फ्लक्स, सॉरी इनिशियल फ्लक्स। कौन बताएगा फाइनल फ्लक्स कितना है? फाइनल फ्लक्स 0 है। हाँ, क्योंकि फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ द कोयल, एंड पैरेलल पैरेलल निकल जाए इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई छेद तो हो नहीं रहा है, नो छेद नो फ्लक्स। और वैसे भी एरिया वेक्टर अब बाहर हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एन बी ए कॉस 90 डिग्री में कॉस 90 कितना, 0। मिला जुला के आप ये समझ गए होंगे कि फाइनल फ्लक्स 0 है। तो ये चीज कितना है, 0 है। और ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इनिशियल, हाँ 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट क्या 1। 0.1 का मतलब 10 टू दी पावर -1, ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 1 + 1 बनेगा, और इसको बना देगा 10 टू दी पावर -2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। ऐसा कोई ऑप्शन है? अच्छा ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन 10 टू दी पावर -2 को अगर हम हटाएं तो 0.02 नहीं लिख सकते हैं। तो इतना वोल्ट, देख रहे हो, इसका सही आंसर कौन होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोबारा समझना है क्या? ठीक, चलिए ये कौन पूछा बताओ? सीबीएसई ने पूछा, समझो कि तुम्हारे बोर्ड में आ गया है ये, देख लो। देखो तुम्हारे सामने तुम्हारा पेपर है, और 99 नंबर का तुमने बना लिया है, बस यही 1 नंबर का बचा हुआ है। हाय देखो, हैं? आग्रासन छोड़ दोगे? हैं? लिखो लिखो। मेरे करना। ये तुमको समझ में आया? अच्छा ठीक। बाबू कोई है जिसको लग रहा है कि आंसर आ गया है? क्या आ गया है? सी आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, डी आ रहा है। अच्छा ए कितने लोग आ रहा है, ए ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं। ए कितने लोग आ रहा है, बी कितने लोग आ रहा है, बी, बी नहीं, सी कितने लोग आ रहा है, सी, सी नहीं, डी कितने लोग आ रहा है? अच्छा डी ज्यादातर लोग आ रहा है, तो मे भी डी आंसर हो कहीं ना, चेक किया जाए। पहले तो आप ये बताइए कि आपसे जो ईएमएफ पूछ रहा है, एकदम शांत रहिए, चुप। तुमसे पहले जो ईएमएफ ईएमएफ लास्ट लास्ट तक पूछ रहा है ना, तो हमको ईएमएफ पूछ रहा है, और दिया क्या क्या हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर साइड लेंथ। तो हम यहां से एरिया निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न दे दिया है, और हमको बाकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है 1 टेस्ला पर सेकंड के रेट से। तो कौन बताएगा ये 1 टेस्ला पर सेकंड क्या है? व्हाट इज दिस 1 टेस्ला पर सेकंड? देख लो सब भुला गया सर। अरे मैथमेटिकल टूल्स याद करो, छोड़ दो, भुला जाओ, रहने दो।
1 टेस्ला पर सेकंड क्या है? साफ साफ बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकंड। तो ये 1 टेस्ला पर सेकंड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। याद है एग्जैक्टली एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में किया था। वो रोटी बनाने वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था कि हम लोग जब उसको बेलते हैं तो उसका रेडियस लगातार था, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है ये 1 टेस्ला पर सेकेंड? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बताइए ये रेट ऑफ चेंज प्लस साइन के साथ आएगा कि माइनस साइन के साथ? अब ये भी मैंने बताया है, अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है, घट रहा है तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है, तो ये प्लस साइन के साथ ही आएगा। अब हमसे फ्लक्स पूछ रहा है, तो आप हमको ये बता दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज है वो इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज दिया हुआ है? तो हमको ईएमएफ भी कौन सा निकालना होगा? इंस्टेंटेनियस, यानी माइनस डी फाई बाई क्या करेंगे? dt करेंगे हम लोग। अब हम एक काम ये करते हैं कि माइनस डी या फाई की जगह एन बी ए कॉस थीटा। बताइए n की जगह कितना? 100। b की जगह कितना? तो b की जगह अभी फिलहाल आप b ही रहने दीजिए, b आपको पता थोड़े है। अरे b तो लगातार चेंज ना कर रहा है, तो आपको नहीं पता है b। एन बी a की जगह कितना? तो बाबू 100 सेंटी का मतलब 10 टू द पावर -2। मैं कोई यूनिट अभी फिलहाल नहीं लिख रहा हूं, लास्ट हम लोग सीधे वोल्ट लिख देंगे क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? ईएमएफ निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, छोड़ दीजिए, लास्ट में वोल्ट लिखेंगे हम लोग, लेकिन इस स्क्वायर ना करना होगा। जा सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने? ओह 10 सेंटीमीटर नहीं लिखा मैंने, लेकिन उसका स्क्वायर किया। तो ये देखिए एन बी ए कॉस कितना डिग्री। तो सुनिए ना, इस कोयल को रखा कैसे गया है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो कोयल के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। ये क्या जाने समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, तो इसका मतलब वो कॉस कितना डिग्री? 0। एंड यू नो कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। अब आप ये बता दीजिए मुझको, यही ना करना है। अब इसमें से कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है? तब b को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। और यहां से तुमको मिलेगा क्या? 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर करोगे 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 और 100 आपस में मल्टीप्लाई होके खत्म, कहानी कर लिया, कुछ नहीं, 1 बाहर आएगा। तब मिला जुला के अंदर में खाली बेचारा बी ए ना रह गया, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ dB बाई dt। और dB बाई dt कितना दिया हुआ है? नहीं, तो ये जो भी आंसर आएगा बच्चों वो वोल्ट में आएगा, इतना याद रखना। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ किसी का भी यूनिट नहीं रखा है, तो आंसर हमारा फाइनल आंसर वोल्ट ही में आएगा। तो dB बाई dt एक्चुअली है कितना? 1 ही ना है, तो ये हो जाएगा -1 वोल्ट। माइनस साइन कुछ और नहीं, बस इतना बता रहा है कि ये जो ईएमएफ होगा वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो हमको बताना बस क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब होगा कि इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अरे है कि नहीं? 1 वोल्ट। देख रहे हो? अरे बोलो बाबू, ये तुमको समझ में आया? दोबारा है, एक बार फिर से बताऊं क्या? आप पूछिएगा मैं बता दूंगा। हाथ उठाइए, हाथ उठाओ ना, बताता हूं। हाथवा तो उठाओ। यार तुम लोग मजाक करता है। अरे इसी साल का ना क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, तब नहीं पूछना है तुमको। बस ये समझना है कि हमको dB बाई dt दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमको दिया। कहाँ है रे तुम लोग? सब अपने दे। तुमको ये 1 टेस्ला पर सेकंड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, और हमको फ्लक्स पूछ रहा है। वो जानते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। फाई का फॉर्मूला एन बी ए कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, क्या बोलते हो? बाकी
जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो, लेकिन कांस्टेंट को जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना मिला 1। तो अल्टीमेटली आंसर वही dv/dt आएगा, और dv/dt कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, लेकिन आंसर वोल्ट में आएगा क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, ईएमएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। ये बताइए, ये पिछले साल सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है। आप यकीन मानिए सीबीएसई बोर्ड का ऑब्जेक्टिव नीट से ऊपर लेवल का होता है। अ कॉइल ऑफ एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 to the power -1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0। बोलो बाबू, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कम करके 0 कर दिया इन इतना सेकेंड्स, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एज। पहले बताइए, आपको एक टाइम इंटरवल ना दे दिया तो एवरेज की इंस्टेंटेनियस हम लोग निकाल पाएंगे एवरेज ईएमएफ। क्या बोलते हो? और एवरेज ईएमएफ का मतलब हुआ, देखो वो माइनस साइन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा तो सिर्फ क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अरे बोलो ना, तो आंसर माइनस में आएगा भी तभी हम उसको प्लस में कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब फॉर्मूला है तो लिख लेते हैं। माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस क्या, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो साफ साफ दिख रहा है 10 to the power -4। अब बाबू खुद इसी ने कहा है कि फाइनली हम मैग्नेटिक फील्ड को कितना कर दे रहे हैं, तो फाइनल फ्लक्स तो ऐसे ही 0 हो गया। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो बस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 10 to the power -4 कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। एंड यू नो कि द इनिशियल फ्लक्स इज NBA cos थीटा डिवाइडेड बाय 10 to the power -4। चलिए n कितना दिया है, नंबर ऑफ टर्न है क्या, नहीं दिया है तो नंबर ऑफ टर्न कितना लेंगे 1 लेंगे। वेरी गुड, छोड़ दिया जाए 1 नहीं लिखा जाए। b तो दिया हुआ है 10 to the power, एरिया कितना है, एक मिनट, कितना दिया है, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटी का मतलब 10 to the power -2, इसका ना स्क्वायर करेंगे। अरे बोलो, हाँ चलो चलो ठीक है, तुम लोगों का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। 100 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि सेंटी का मतलब 10 to the power -2, और यहाँ मान ली, अब चलिए ना, तो कोई बात नहीं, हम तो टेस्ला भी लिख देते हैं, तो मीटर, तो सेंटीमीटर का ही एक्चुअली होल स्क्वायर होता है। हाँ, तो यही तो मैं भी कह रहा था, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया n1 था, b हो गया, a हो गया cos थीटा। हाँ, अभी सवाल ये है कि व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द 30 डिग्री। थीटा अगर आप 30 डिग्री लेते हैं, आके 60 डिग्री लीजिएगा। अब ये तो आपको समझना है, हालांकि क्वेश्चन ने तो बहुत साफ साफ नहीं कहा है, आप यहाँ कंफ्यूजन समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कंफ्यूजन ही आप नहीं समझ रहे हैं, कंफ्यूजन समझ रहे हो कि हम 30 डिग्री लेंगे कि क्या लेंगे, कि 60 डिग्री लेंगे। बोलो प्रिंस, तुमको कंफ्यूजन समझ में आ रहा है, 30 डिग्री लेंगे कि 60 डिग्री लेंगे? चलो ठीक है, समझाता हूं कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन ये है, सुन लीजिए इधर, मान लीजिए द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब इस कोयल को रखा गया है 30 डिग्री के एंगल पे, कोयल को रखा गया है 30 डिग्री के एंगल पे, मतलब ऐसे रखा गया है। तो आप ये बताइए कि ये जो 30 डिग्री एंगल हम माने वो एरिया वेक्टर के साथ माने, जैसे मान लीजिए कि ऐसा ना कोयल रखा गया है,
कोयल को अगर 30 डिग्री के एंगल पे रखा गया है तो ये 30 डिग्री हम ये वाला एंगल ले कि ये वाला एंगल ले, क्योंकि एरिया वेक्टर का एंगल तो ये ना, सॉरी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो ये ना होगा। तो 30 डिग्री हम एरिया वेक्टर के साथ लेंगे कि कोयल के साथ लेंगे? सुनिएगा, कोयल तो ऐसा ना है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हम ये वाला एंगल 30 डिग्री लें तो इसको बोला जाएगा कोयल के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन अगर ये वाला लेंगे तो इसको बोला जाएगा एरिया वेक्टर के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। आप बताइए हम किसके साथ एंगल लें? ऐसा एक क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था, जिसमें बोला था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक स्क्वायर प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे रखा गया है, लेकिन वहां पे एंगल हमको 30 डिग्री ना लेके क्या लेना था? 60 डिग्री लेना था। सेम सिचुएशन यहाँ है, कोयल को ऐसे रखा गया है तो ये कोयल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, समझो ना कि स्क्वायर कोयल है क्या ये? चलिए इस टाइप का कोयल है, ये स्क्वायर पेपर आपको दिख रहा है? हाँ, अच्छा कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या स्क्वायर नहीं ले सकते हैं? 10 सेंटीमीटर साइड लेंथ का, तो इसको ना ऐसे रखा गया है। तो सवाल ये है कि हम कौन सा वाला एंगल 30 डिग्री लें? मैग्नेटिक फील्ड और इस कोयल के बीच का एंगल 30 डिग्री लें कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री लें? किसके बीच का ले? यही तो सवाल है, कौन सा एंगल हम 30 डिग्री लें? कोयल के साथ। कोयल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल अगर तुमने 30 डिग्री ले लिया तो एरिया वेक्टर के साथ, कहने का मतलब है ये एंगल अगर तुमने 30 डिग्री ले लिया तो ये वाला एंगल कितना होगा? और तब हमको यहां cos 60 डिग्री यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? लेकिन अगर तुमने एरिया वेक्टर, बोलिए, हाँ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री ले लिया तब यहाँ cos 30 डिग्री यूज करना। सवाल है कि हम लोग कौन सा एंगल लें? तो आप लैंग्वेज को पढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ये ज्यादा जोड़ किधर दे रहा है। कह रहा है कोयल ऑफ एरिया इतना इज केप्ट एंड एन एंगल ऑफ, यानी कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के से, जैसे ऐसे समझिए ना कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और कोयल को ऐसे रखा गया होता, तो ये क्या वर्ड यूज करता है? एक कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है। तेरे के, अरे ऐसा होता तो क्या बोलता? परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। अब अगर मान लो इस कोयल को तुमको 30 डिग्री एंगल पे घुमाना है तो 30 डिग्री तुम यही ना घुमाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ये 30 डिग्री आपको लेना होगा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी यहां लिखा है 30 डिग्री बट वी हैव टू यूज 60 डिग्री। हम यहां लिखेंगे cos कितना डिग्री? 60 डिग्री। और फिर तब डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर कितना? -4। एरिया वेक्टर का तो कोई जिक्र ही नहीं है। एरिया वेक्टर तो आपको खुद से डिसाइड करना होता है। क्वेश्चन कभी भी एरिया वेक्टर के बीच का एंगल नहीं देगा, समझ रहे हैं? आपको सरफेस से वो एंगल देना होगा। तो सरफेस से अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो एरिया वेक्टर से ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोलिए कितना आंसर आ रहा है? सॉल्व किया जाए? हम ही से करवाओगे? 5 आ रहा है क्या? क्या बात करते हो, कर लोगे क्या? ईमानदारी से बोल रहे हो? 5 आ रहे हैं आंसर, 5 वोल्टेज। अच्छा आप बताइए, अगर आपने वहां 30 डिग्री लिया था तब आंसर क्या आ रहा था? तब आंसर 5√3 आ रहा था। देख रहे हो? तो यहीं पे आके थोड़ा मामला फंसता है। आंसर में मैंने क्या दिया है? 5√3 दिया है, बट स्टिल मैं, ठीक है वो तो जिस किताब से मैंने लिया होगा उस किताब में ये दिया होगा इसलिए मैंने दे दिया है। लेकिन मेरा मानना है कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा सेम टाइप का क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ा है। उसमें ही बोला था कि एक सरफेस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या हमने वो 30 थोड़े लिया था, हमको 60 लेना था। तो वो 5 वोल्ट आंसर होना चाहिए। किताबों में गलतियां होती हैं, बुजुर्ग लोग लिखते हैं तो हो जाता है। क्या वो होता है कोई बात। कोई डाउट इसमें? दोबारा समझना है?
दोबारा समझाऊं? अरे थोड़ा आप लोग भी कुछ बोलिएगा। हाँ बोलिए, किसको दोबारा समझना है? आप लोग क्यों शर्माते हैं यार, गजब हाल है हैं? तुम्हारे जैसा आदमी ससुरारी जाके भूखे रह जाएगा। मान लो सास मिल गई पूछ के खिलाने वाली, तो तुम लोग तो लजा के भूखा ही रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एम्स 2013, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना। कह रहा है कि फ्लक्स इज इक्वल टू है कितना, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, और आपको 2 सेकंड पे क्या बताना है? अरे शांत रहो, 2 सेकंड पे क्या बताना है? अरे ईएमएफ बताना है, और क्या बताना है? तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ d5 बाई माइनस, और इसको डिफरेंशिएट करिए 6t या प्लस कितना, नहीं समझ में आया? तो एवरेज से तो आसान, ये इंस्टेंटेनियस वाला होता है। ठीक है, अभी हमको ईएमएफ कितने सेकंड पर चाहिए? 2 सेकंड पर चाहिए, तो इस टी की जगह पे क्या रख देंगे, 2 सेकंड, माइनस 6 गुना 2 प्लस कितना, 4, और आंसर वोल्ट में आएगा क्योंकि ईएमएफ वोल्ट में ना होता है। तो 6 दूनी 12, 4 कितना, 16 वोल्ट। हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो द मैग्नीट्यूड विल भी कितना, 16 वोल्ट। ठीक है, सही है। तो आप कभी भी देखिएगा कि एम्स नीट का क्वेश्चन जो होगा वो ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। हाई देखो, बिहार बोर्ड देखो 2015 में कह रहा है लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ क्या, नहीं, तो इसमें ऑप्शंस थोड़े गलत है, उसमें पूरा पूरा है कि नहीं, यही है। तो खाली एसोसिएटेड, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ मास की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, मतलब कंजर्वेशन वर्ड आना चाहिए। तो या तो हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक होगा, अदरवाइज बिहार बोर्ड ने अगर दिया है तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, आप लोग देखिए नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं क्या हैं? देखिए, अगर आप में से किसी को स्पेशल अटेंशन चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं दिला सकता हूं। ठीक है, ये कौन है, ये भी तो बिहारी बोर्ड है, 2018। चलिए बोलिए, बिहार बोर्ड 2018 है, तो मैंने क्या बोला है, वो अच्छा क्वेश्चन होगा तब। हाँ अब बताओ, आंसर बताओ, घरे जाओ। फ्लक्स दे दिया, और क्या क्या दे, अच्छा ये तो रेजिस्टेंस भी दे दिया, ये तो लूप का रेजिस्टेंस दे दिया, देख रहे हो, फ्लक्स दे दिया, और कह रहा है कि करंट कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ईएमएफ निकाल लेंगे, और ईएमएफ होता क्या है, वोल्टेज होता है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ में V बराबर आई यार, तो आजकल हम लोग इस V को E से दिखा रहे हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई आर। तो ईएमएफ तो निकालिए आप, ईएमएफ क्या होगा, माइनस ऑफ d5 बाई, माइनस साइन छोड़िए, हमको मैग्नीट्यूड से ना मतलब है, तो खाली d5 बाई dt करिए, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालिए खाली आप। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 12t माइनस 5, और आपको ये कब चाहिए, 0.25 सेकंड पे। तो ईएमएफ एट 0.25 सेकंड कितना होगा, तो 12 इंटू 0.25 माइनस 5। अब बाबू मैंने कहने का मतलब है 0.25 का मतलब 1.4 होता है, सॉरी 1/4 होता है। 4 से ये कट जाएगा, 3 बार में जाएगा, -1 ले ये लेना चाहिए था। ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने माइनस में भी आंसर आएगा तो हम घबरा थोड़े जाएंगे, हमको तो खाली उसका मैग्नीट्यूड बताना है। हाँ बोलो रे बाबू बोलो, तो इसका आंसर क्या आएगा, अरे ये 1/4 है, ये डेसिमल हटाओगे नीचे में 100 आएगा, 25 चौका 100, 4 से 12 कटेगा कितनी बार में, तो -2 3 - 5,
तो ये 2 हो जाएगा। तो ईएमएफ जो आया वो कितना आया, 2 वोल्ट आया। और हमको करंट निकालना है तो ईएमएफ अपन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ईएमएफ है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 10 ओम, आंसर विल बी 0.2 एम्पियर। तो क्या मतलब इसको खराब क्वेश्चन थोड़े माना जाएगा, है अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। एक तो डिफरेंशिएशन करवा लिया, बिहार बोर्ड वाला पूरा फिजिक्स बिना डिफरेंशिएशन के पढ़ लेता है सब बेचारा। तो ये तो डिफरेंशिएशन करवा लिया, ऊपर से ईएमएफ निकालने के बाद भी कह रहा है कि ना अभी तुम करंट भी बताओ, तो ओम्स लॉ का भी यूज करवा लिया। तो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन में करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉन्सेप्ट आया, मैथमेटिकल टूल्स में जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसका भी कॉन्सेप्ट आया। तो ऑब्वियसली अब आप लोगों का लेवल इतना हो चुका है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आसान लगते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जहाँ सिर्फ बिहार बोर्ड की पढ़ाई होती है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत टफ क्वेश्चन होगा। सही है, चलिए ठीक है। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो ट्राई करिएगा।